हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्नों के पार्ट नंबर 2 की चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रगतिवादी कथाकार है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा यशपाल। यशपाल जी प्रगतिवादी कथाकार के तौर पे भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, यशपाल द्वारा सन 1934 से 1938 के मध्य जेल में लिखी गई कहानियाँ किस संग्रह में संकलित हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है पिंजरे की उड़ान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद जी। बाकी अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, जैनेंद्र, ये सभी मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी परंपरा में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखक नहीं आता। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जैनेंद्र। बाकी अमृत राय, यशपाल, ममथनाथ गुप्त, ये सभी प्रगतिवादी परंपरा में आते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी साम्यवादी दृष्टिकोण से आधुनिक समाज की विषमताओं का उद्घाटन अपनी कहानियों में किसने किया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा यशपाल। हमारा अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह वातायन, फांसी एवं स्पर्धा किसके द्वारा रचित है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा जैनेंद्र द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, जैनेंद्र की पहली कहानी खेल किस में प्रकाशित हुई थी, अर्थात किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विशाल भारत में। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी किस वर्ग के कहानीकार हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, इलाचंद्र जोशी ने अपनी कहानियों के माध्यम से किस पर बल दिया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल दिया है इलाचंद्र जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से जैनेंद्र की उस कहानी का चयन कीजिए जिसमें प्रतीकात्मक अध्यात्म के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नीलम देश की राजकन्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्त मन की शंकाओं और समस्याओं का विश्लेषण करती है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, ये सभी, जाह्नवी, फांसी, दो चिड़िया। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी शमशेर और पुलिस अधिकारी की बेटी जुलेखा की प्रेम कहानी किस कहानी के माध्यम से दर्शाई गई है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है फांसी कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार माना है। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल ने। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में क्या है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बालक। अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में बालक है। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी में किस पर व्यंग्य किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बुद्धिजीवी वर्ग पर व्यंग्य किया गया है। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य समाज के गरीब और लाचार बालकों का शोषण दिखाना है। अगला प्रश्न है, गैंगरी कहानी में मालती के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों, गैंगरी कहानी में मालती के संदर्भ में मालती कहानी की गौण पात्र है, यह संदर्भ गलत है। इस कहानी में मालती मुख्य पात्र है। बाकी सत्य कथन देखते हैं, वह यंत्रवत जीवन जीती है, बिल्कुल सही है। उसके सामने स्वयं को सिद्ध करने के लिए कड़ी चुनौती या संघर्ष नहीं है, बिल्कुल सही। उसने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, गैंगरी कहानी
किसको केंद्र में रखकर लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है मालती के जीवन की जड़ता को। दोस्तों गैंगनी कहानी का अन्य नाम रोज़ भी है और इसे अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, गैंगनी कहानी की विषय वस्तु का आधार है? तो दोस्तों इसका जवाब है नारी की यंत्रवत जीवन यापन करना। अगला प्रश्न है, नई कहानी की शुरुआत किस लेखक की कहानी से होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है निर्मल वर्मा से। अगला प्रश्न है, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। अगला प्रश्न है, नई कहानी को प्रतिष्ठा दिलाने में किसकी संपादकीय भूमिका अधिक उल्लेखनीय है? तो इसका सही जवाब है भैरव प्रसाद गुप्त की। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब डॉक्टर महीप सिंह। सचेतन कहानी के प्रवर्तक डॉक्टर महीप सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी नामक आंदोलन के प्रवर्तक कौन हैं? तो दोस्तों समानांतर कहानी नामक आंदोलन के प्रवर्तक कमलेश्वर जी हैं। अगला प्रश्न है, समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो दोस्तों समानांतर कहानी का प्रचार प्रसार मुख्यतः सारिका नामक पत्रिका के माध्यम से हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तीसरी कसम कहानी का पात्र नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा सेवाराम। लाल मोहर, पलटदास, लहसनवा ये सभी तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? तो दोस्तों तीसरी कसम कहानी का केंद्रीय विषय प्रेम है। अगला प्रश्न है, तीसरी कसम कहानी में हीरामन ने कौन सी कसम नहीं खाई थी? तो दोस्तों तीसरी कसम कहानी में हीरामन के द्वारा जो 3 कस्में खाई गई थी वो इस प्रकार से है, चोर बाजारी का माल नहीं ढोएगा, कंपनी की औरत की लादनी नहीं करेगा, बांस की लादनी नहीं ढोएगा और जो कसम नहीं खाई थी वो है दोस्तों को उधार नहीं देगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तीसरी कसम कहानी के संदर्भ में असत्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है इस कहानी का कथानक अत्यंत छोटा और सारगर्भित है। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री पात्र है? तो इसका सही जवाब है बिरजू की माँ। लाल पान की बेगम कहानी में प्रतिक्रियावादी स्त्री बिरजू की माँ है। अगला प्रश्न है, बिरजू की माँ के क्रोध का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिरजू के पिता का गाड़ी को देर से लाना। इसी कारण कहानी में बिरजू की माँ अत्यधिक क्रोधित होती है और अपने बच्चों की पिटाई करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र रेणु की कहानी लाल पान की बेगम का है? तो दोस्तों जंगी की पुतुहू, चंपिया, मखनी बुआ ये सभी पात्र लाल पान की बेगम के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में किसकी वास्तविकता को अभिव्यक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है मध्यवर्गीय समाज, उसके परिवेश और मानसिकता की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चीफ की दावत कहानी में सामाजिक तथा आर्थिक विडंबनाओं में से जूझ रहा है? तो इसका सही जवाब है श्यामनाथ। अगला प्रश्न है, श्यामनाथ का स्वयं को विदेशी चीफ के सामने आधुनिक या सुसंस्कृत दिखाने का कारण है? तो इसका सही जवाब है प्रमोशन के लिए श्यामनाथ ये सब करता है। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी में श्यामनाथ का चरित्र किस प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है? तो दोस्तों लालची प्रवृत्ति की ओर अग्रसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कथन इस प्रकार से हैं, श्यामनाथ की चारित्रिक विशेषता झूठी संपन्ना के प्रदर्शन की है। अगला है, माँ ने अपने सारे जेवर श्यामनाथ की पढ़ाई के लिए बेच दिए।
अगला है माँ ने बेटे से हरिद्वार जाने की इच्छा व्यक्त की। अगला है चीफ ने श्यामनाथ की माँ का अनादर किया। तो दोस्तों ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पर चीफ ने श्यामनाथ की माँ का अनादर नहीं किया था, बल्कि रिस्पेक्ट की थी। अगला प्रश्न है चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका सही जवाब व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करना। अगला प्रश्न है अमृतसर आ गया कहानी डैश परिदृश्य पर लिखी गई है। तो दोस्तों भारत के विभाजन पर लिखी गई कहानी है अमृतसर आ गया, और ये भीष्म साहनी जी की कहानी। अगला प्रश्न है विभाजन के दौरान हुए दंगों का किस वर्ग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गरीब शोषित वर्ग पर। विभाजन के दौरान गरीब शोषित वर्गों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है अमृतसर आ गया कहानी में वजीराबाद किसका प्रतीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मुस्लिम बहुल इलाके का और सांप्रदायिक सोच का। अगला प्रश्न है कोसी का घटवार कहानी का पात्र नहीं है। तो इसका सही जवाब है कृष्णपाल। लक्ष्मण, राम सिंह और गोसाई ये कोसी के घटवार नामक कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है कोसी का घटवार कहानी की विषय वस्तु क्या है। तो दोस्तों कोसी का घटवार कहानी का विषय वस्तु प्रेम है। अगला प्रश्न है सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी की चारित्रिक विशेषता है। वह सहनशील और सहृदय नारी है। सिक्का बदल गया कहानी में शाहनी की चारित्रिक विशेषता है कि वह सहनशील और सहृदय नारी है। अगला प्रश्न है सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय विषय क्या है। तो दोस्तों सिक्का बदल गया कहानी का केंद्रीय विषय विभाजन है। दोस्तों सिक्का बदल गया कहानी कृष्णा शोभती जी की प्रसिद्ध कहानी है। अगला प्रश्न है सिक्का बदल गया कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यह कथन यहाँ पर यह होगा ये कहानी फैंटेसी शैली पर आधारित है। ये कथन सही नहीं है। जो कथन सही हैं वो इस प्रकार से हैं। यह कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसमें मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का वर्णन हुआ है। कहानी में लोगों की स्वार्थपरक नीति और हृदयहीनता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर रचना किस पर आधारित है। तो दोस्तों ये व्यंग्य पर आधारित कहानी है। अगला प्रश्न है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। इस कहानी में पुलिस विभाग की सराहना की गई है। जो इसमें सही कथन हैं वो इस प्रकार से है। इस कहानी में हास्यजनक स्थितियों और विसंगतियों का वर्णन किया गया है। ये सही है। ये फैंटेसी शैली पर लिखी गई कहानी है। यह भी सही है। इस कहानी में आम आदमी के भोगे हुए यथार्थ को वाणी दी गई है। ये भी सही है। अगला प्रश्न है पिता कहानी चित्रण करती है। तो दोस्तों पिता कहानी क्या चित्रण करती है। तो इसका सही जवाब है पुरानी व नई पीढ़ी की मानसिकता के बदलाव का चित्रण करती है। अगला और अंतिम प्रश्न है पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर पिता और पुत्र की पीढ़ी में अंतर विचार और व्यवहार का है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।